चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या उद्देश्य है आज हम ये करने वाले हैं। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा और पॉइंट के हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हमने पूरा क्वालिटी कंट्रोल को समझा था, क्वालिटी कंट्रोल है क्या। इस लेक्चर में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य समझेंगे। आप जानते हैं सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि वहाँ मुझे बस यहाँ पर रिवाइज कराना है। आप सब जानते हैं, एक बार आप इस सब चीज़ों को स्टडी थोड़ा ठीक ठाक करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम करेंगे। आप जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी को ही मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड हिसाब से क्वालिटी को मेंटेन करते चलना है। तो सबसे पहला क्या है, रिड्यूस द डिफेक्ट। नंबर 1, रिड्यूस द डिफेक्ट एंड मेंटेन क्वालिटी as much as possible, as much as possible, जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, रिड्यूस द डिफेक्ट, डिफेक्ट को एकदम कम करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो उसमें कुछ हम उसमें सुधार थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन एकदम सुधार देंगे ये नहीं है। ठीक है, जो सुधार होता है पहले ही होता है, बाद में नहीं होता है। तो रिड्यूस द डिफेक्ट एंड मेंटेन क्वालिटी एज मच एज पॉसिबल, इसीलिए कहता है जितना हो सके उतना करें, बिल्कुल सही नहीं कर देंगे। दूसरा क्या है, इस्टेब्लिश सच ए स्टैंडर्ड, इस्टेब्लिश सच अ स्टैंडर्ड of the production of the product or product in which quality have according to the customer requirement and customer hope, जैसी वो आशा उम्मीद करता है। ये कस्टमर ही है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ऐसा स्टैंडर्ड निर्धारण करना है प्रोडक्ट का। एस्टेब्लिश सच अ स्टैंडर्ड, इस तरीके का स्टैंडर्ड निर्धारण करना है कि जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके और कस्टमर के जो भी होप्स हैं, आप सोचते नहीं कि ऐसा होता वैसा होता, तो ये जो होप्स हैं वो होप्स इस क्वालिटी में आ जाता जैसा हम सोचते हैं। तो एक्स्ट्रा तो हर कंपनी चाहती है कि एक्स्ट्रा उसमें कुछ फीचर्स डाल ही दें, लेकिन ये भी चाहती है कि कस्टमर की बेसिक नीड्स क्या है, कस्टमर कैसे सोचता है, ये सोच करके उसमें क्वालिटी को मेंटेन करना है। तीसरा क्या है, फाइंड द डिफेक्ट एंड immediately stop the production so that escape the escape the escape the company from the big loss। मतलब कहने का है कि अगर डिफेक्ट पाता है वो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, टेस्टिंग करता है, और अगर उसको कोई डिफेक्ट पता चलता है तो इमीडिएट पूरे प्रोडक्शन को रोक दे, जिससे कि बड़े लॉस से बच जाए, जिससे कि
बड़े लॉस से एस्केप द कंपनी फ्रॉम बिग लॉस। इसके अंदर बचना होता है कि कंपनी को बड़े लॉस से बचाया जा सके, बच जाए कंपनी। ठीक है, अगर क्वालिटी कंट्रोल ये सब वर्क नहीं करेगा तो अगर पता लगा भैया 5,000 प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी कंट्रोल टीम ने टेस्टिंग नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं किया है, तो एक पीस जो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो तो अलग ही रहेगा, लेकिन 500 अगर उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं तो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी को मेंटेन है, खास अपनी स्पेसिफिकेशन को, आप सोचिए ज़रा, अगर कोई भी, मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया तो होंडा एक्टिवा 6G का, तो 6G में जो स्पेसिफिकेशन है, अगर वो स्पेसिफिकेशन आप गाड़ी खरीदिए और जो भी स्पेसिफिकेशन लिखा है उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो आप फिर क्या करेंगे? आप या तो गुस्सा आपको आएगा या फिर दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको लॉस नहीं समझ में, कब क्या मन में आपके आएगा कि यार देखो इस तरह से लिखा हुआ है और कोई भी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू नहीं है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट, इम्पैक्ट पॉइंट करता है। फिर अगली बार आप क्या होंडा गाड़ी खरीदेंगे? नहीं, हीरो की खरीदेंगे। तो इस तरीके से, और वो नाम भी खराब होगा, 4 लोगों से आदमी बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा है, लिखा रहता है कुछ, होता कुछ और है। 110 सीसी का इंजन लगता है कि 100 सीसी में ही, 100 सीसी का इंजन है, भागती ही नहीं है, लोड ही नहीं उठा पाती है, 3 लोग तक बैठने में रुक जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उसको तुरंत क्या करना है? स्टॉप कर देना है, और इससे कंपनी बड़े लॉस से बच सकती है। ठीक है, मैंने और भी कई एग्जांपल दिए हैं, अक्सर मैं इस चीज़ को समझाया हूँ क्लास में। ठीक है, उसके अलावा अगला है टू रिड्यूस द अनएक्सेप्टेड प्रोडक्ट, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अनएक्सेप्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी मैंने बताया था ये एक स्वीकार्यता का जोन था, जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। तो वहाँ पे 20 उस प्रोडक्ट हमने बनाए थे जिसमें से 5-6 निकाल दिए थे, तो वो नंबर और कम करने हैं। तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अनएक्सेप्टेड प्रोडक्ट, मतलब स्वीकार्यता का जोन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आ सके। ठीक है, अगला है नंबर 5, टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज, टू रिड्यूस द difficulties of the process and find out suitable and easy process। इसमें क्या है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज अगर प्रोसेस में आ रही है, मतलब कहने का बहुत प्रोसेस बहुत हार्ड है, मशीन को चलाना बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या फिर कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसको ज़रूरत नहीं थी फिर भी कराया जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करना, कम से कम करना, सुटेबिलिटी को बढ़ाना, मशीन के बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देना, समझाना, ये सब चीज़ों को आ रही जो मतलब वर्कर्स के बीच में या फिर जो भी श्रमिक काम कर रहा है उसके बीच में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको तत्कालिक दूर करना, क्योंकि अगर उसको डिफ़िकल्टी जा रही है तो जाहिर सी बात वो कर नहीं पाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करें, और ये दूर कौन कर पाएगा? क्वालिटी कंट्रोल टीम ही दूर कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है इसके क्वालिटी कंट्रोल की। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, क्वालिटी मेंटेन रहती है तो, और कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, मार्केट में नाम बढ़ेगा। तो हर हाल में क्वालिटी कंट्रोल से कंपनी को फ़ायदा ही होता है। अगला है एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगला टॉपिक है एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नंबर एक, पहला जो है इस क्वालिटी एलिमेंट कौन कौन से? नंबर 1 वर्कर, नंबर 2 कैनेंस, नंबर 3 मटेरियल, नंबर 4 मशीन, नंबर 5 प्रोडक्शन मेथड, नंबर 6 मैनेजमेंट, नंबर 7 वर्किंग कंडीशन, वर्किंग
कंडीशन नंबर 8, मार्केट। ये सब एलिमेंट हैं क्वालिटी कंट्रोल के। मतलब क्वालिटी कंट्रोल इन हर जितनी भी चीज़ आप इसमें लिखा है, चाहे वर्कर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मटेरियल हो, मशीन हो, प्रोडक्ट्स मेथड हो, मैनेजमेंट हो, वर्किंग कंडीशन हो, ये सब चीज़ों पे ये सारे फैक्टर हैं जो क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके एक एक लाइन में समझते हैं। लिखने को तो बहुत कुछ होता है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस वन बाय वन करके समझेंगे। वर्कर की बात करते हैं, बस एक एक लाइन में लिखेंगे। तो वर्कर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वर्कर? एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। इसके अलावा एक्सपर्ट एक्सपीरियंस के अलावा मेंटेन, मतलब एक्सेप्ट न्यू सिचुएशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो वर्कर होना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और किसी भी सिचुएशन में वर्क को कर सके। फिर उसका जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए कि भाई कुछ न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी क्या डिजाइन्स वगैरह उसको समझने की जागरूकता होनी चाहिए। सिचुएशन से भागे नहीं, ये सारी क्वालिटी हो अगर एक्सपर्ट के अंदर। अगर मान लीजिए कि अगर वर्कर ऐसा नहीं रहेगा तो अगर कोई भी डिफिकल्टी जाएगा तो पीछे हटने लगेगा, इधर उधर टाइम पास करेगा, किसी से समझने की कोशिश करेगा, इससे बहुत समय लॉस होगा और अच्छा बनेगा भी नहीं। तो ये वर्कर एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सिचुएशन को समझ सके, अकॉर्डिंग सिचुएशन वर्क कर सके, तो ये जरूरी होता है। तो ऐसे वर्कर अगर है कंपनी में तो कंपनी की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो था आपका फाइनेंस, दूसरा क्या है? फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस में क्या है? टू स्पेंड सफिशियंट मनी, सफिशियंट मनी फॉर क्वालिटी सफिशियंट मनी। ठीक है, इसमें क्या है? हर क्वालिटी फुल स्पेंड सफिशियंट मनी फॉर क्वालिटी फुल रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत आसान। देखिए, कंपनी जितना पैसा लगाएगी उतना, आप जानते हैं कि जितना पैसा उतनी क्वालिटी। तो यही बात यहाँ भी मतलब यही बात यहाँ समझ में आती है कि जो फाइनेंसर है, जो भी फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है, तो कंपनी को इतना पैसा लगाना पड़ेगा जिससे क्वालिटी मेंटेन कर सके। क्योंकि जब तक वो अच्छा पैसा नहीं लगाएगी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कैसे? जब पैसा कम लगेगा, कम खर्चा, तो रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे। कम खर्चा करने के सस्ते रॉ मटेरियल चक्कर में क्या होगा कि अच्छे क्वालिटी वाले रॉ मटेरियल नहीं कंपनी खरीद पाएगी। और जब कम अच्छे रॉ मटेरियल ही होंगे तो कैसे क्वालिटी मेंटेन किया जा सकेगा? तो इसलिए फाइनेंस जरूरी है, सफिशिएंट पैसा खर्चा हो, उससे पीछे नहीं भागना है। क्योंकि अगर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हो सकता हो कि क्वालिटी मेंटेन ना हो सके। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि पैसा सफिशिएंट लगाना है। तीसरा, मटेरियल। मटेरियल में क्या होता है? रॉ मटेरियल। आप जानते हैं न्यू एंड मिनिमम डिफेक्ट वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यू एंड मिनिमम डिफेक्ट वाला होना चाहिए। सारा जो पूरा जितना भी क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं मटेरियल पे छुपी हुई है। अगर मटेरियल में ज़रा भी डिफेक्ट होगा, ज़रा भी कमी होगी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा पड़ सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। और अच्छा नहीं बनेगा तो फिर उसको मार्केट में भेजने का मतलब नहीं रहता। तो लॉस तो होगा ही होगा, नाम भी खराब होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन टूटेगी। आपको टाइमली सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल ही गड़बड़ हो गया तो प्रोडक्ट खराब हो रहा है। तो बहुत चीज़ इस पर मैटर करती है। अगला जो है आपका है 4 नंबर पे, क्या था? मशीन। मशीन में क्या करना है? मॉडर्न, चाय खत्म हो गई इसमें। मशीन में क्या करना है? मॉडर्न मॉडर्न एंड मेंटेन्ड
maintained machine should be established. ठीक है, स्याही कम हो रही है। अब सुनिएगा, इसको सुन करके लिखना होगा, लिखिएगा, रिपीट करके देख सकते हैं आप कई बार, अगर आपको समझ में कहीं नहीं आ रहा होगा तो। अगला है प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, मशीन में हम लोग नहीं देखे। मशीन में ये मॉडर्न मशीन से मतलब ये है कि जो भी कम नई मशीनें मार्केट में आई हैं, अगर वो अच्छा वर्क परफॉर्मेंस करती है तो उस मशीन को इस्टेब्लिश करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना। वो कैसे होगा? उसकी मेंटेनेंस करते रहें, लुब्रिकेशन वगैरह जो पार्ट्स खराब है उसको बदलते रहें, टाइम टू टाइम उसकी जांच करता पड़ताल करते रहें। तो ये मशीन में ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन का बहुत बड़ा रोल होता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। वो आप समझ सकते हैं कि अगर मशीन में कोई गड़बड़ी होगी तो प्रोडक्ट कभी भी सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मशीन था। अगला है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या होना चाहिए कि साइंटिफिक, बेस्ट साइंटिफिक मेथड। बेस्ट साइंटिफिक मेथड by which time and work can be escaped. Time and work can be escaped. ठीक है, मतलब अधिकतम वर्क और समय को बचाया जा सके, उसकी बचत हो सके। तो प्रोडक्शन मेथड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक सही प्रोडक्शन मेथड नहीं होगा तो अगर प्रोसेस गलत है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती चली जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा साइंटिफिक मेथड हो कि जो जिससे वर्कर कम से कम थकान महसूस करे, मन लगा काम करे, उसको समझ में सारा कुछ आता रहे, मोटिवेट खुद होता रहे, बिल्कुल बोरिंग ना हो। तो इससे समय और वर्क दोनों की ही बचत होगी। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट से आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट? मेंटेन डिसिप्लिन एमंग मेंटेन, क्या होती है स्पेलिंग डिसिप्लिन की? DISCIPLIN, एमंग वर्किंग, एमंग ऑल वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस से मतलब है कि जहाँ जहाँ वर्कशॉप है, वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे अनुशासन को बनाए रखना। क्योंकि जितना कठिन से कठिन अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन नहीं होगा तो कुछ वर्कर तो जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन कुछ वर्कर जो अच्छा वर्क नहीं करते हैं, जो कम समझ रहे हैं, वो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। एक अनुशासन, क्योंकि कंपनी अगर 8 घंटे की ड्यूटी ले रही है तो वो 8 घंटा बेसिकली नहीं चाहती है, जानती है कि बहुत काम इनसे ले पाएंगे तो 6, 6.5 या 5 घंटा ही लेंगे। तो उसमें क्योंकि लंच होता है, ब्रेक होता है, रेस्ट के लिए टाइम है, कई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सोचते हैं कि जितना समय इनको मिलता है, 5 वो अनुमान लगा के बैठे हैं कि 8 घंटे में ये 6, 6.5, 7 घंटे ही वर्क करते हैं, तो मन लगा काम करें। क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि मेंटेन, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन होगा उतना ही वर्क बहुत अच्छा होगा, उसका इफेक्ट भी हर चीज़ पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ग्रुपबाजी होने लगेगी, है ना? दूसरा वर्कर दूसरे पे मशीन पे जा करके टाइम पास करेगा। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिसमें मैनेजमेंट को बहुत सख्ती दिखाना पड़ता है। ठीक है, अगला है जो सातवां है। सातवां क्या लिखा है? वर्किंग कंडीशन। सातवां क्या है? वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इस वर्किंग कंडीशंस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि प्रोवाइड वर्कर कंफर्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोवाइड कंफर्ट environment to the worker in which worker may
do their work without tired। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट देना है कंपनी के अंदर, उस इन्वायरमेंट में हर तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, गर्मी हो ठंडी हो, है ना। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि कम वर्कर जो है कम से कम थके। लिखा है ना, टू प्रोवाइड कंफर्ट इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जो वर्कर के हिसाब से हो, उसको काम करने में बहुत ज़्यादा पसीना नहीं हो रहा हो, बहुत कभी ठंडी के सीजन में ठंडी नहीं लगे। मतलब कि इस तरीके से ये मैनेजमेंट का वर्क है कि इस तरीके से उनको सुविधाएं फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए कि वो थके नहीं, क्योंकि अगर वो थक गया ना तो उसका प्रभाव क्वालिटी पे पड़ सकता है। ठीक है। और लास्ट है मार्केट। इसमें तो मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मेंटेन रेपुटेशन इन द मार्केट, don't be break the supply and don't be break the supply chain। ठीक है। तो ओवरऑल सब में इस लिखने को तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने मोटा मोटी सब लिख दिया है। मार्केट में क्या है कि देखिए, मार्केट में सबसे चैलेंज होता है मैनेजमेंट के लिए कि उसकी रेपुटेशन बनी रहे। और उसकी रेपुटेशन किस तरह से बनी रहेगी, जब वो क्वालिटी को पूरा बना के चल रहा है, क्वालिटी उसकी एकदम मेंटेन है, कोई कमी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो कंपनी की रेपुटेशन बनी रहेगी, वो कम नहीं होने वाली है। और उस कंपनी की रेपुटेशन बनी है तो कभी भी उसका प्रोडक्शन, कंपनी के अंदर उसका माल नहीं रुका रहेगा, हमेशा बिकता चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी डिस्टर्बेंस होता है तो भैया सप्लाई चेन टूट जाएगी। मतलब जो मार्केट में हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो डिफेक्ट हुआ या टाइम पे नहीं हुआ तो वो सप्लाई जो हर समय, एक होता है ना कि एक कस्टमर को एक इंतज़ार होता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट आने वाला है इस कंपनी का, तो अगर डिफेक्ट आए तो कभी भी इंतज़ार नहीं करेगा। और अगर इंतज़ार नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होती जाती है, आपकी रिपोर्टेशन डाउन होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए मार्केट सर्वे करना, मार्केट में जा करके पता करना, कस्टमर को देखना, कस्टमर को समझना, ये सारा कुछ इसमें आता है और मैनेजमेंट करता भी है। इसलिए अभी अब आज के समय में कैसा फीडबैक लिया जाता है, तो वो फीडबैक यही सब होता है। मार्केट के अंदर से मालूम चलेगा ना, एक्चुअली कंपनी के अंदर बैठ करके पता नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट में जा करके मालूम चलेगा कि उसमें क्या कमी है। जब तक वो कस्टमर के बीच में नहीं जाएंगे तब तक नहीं मालूम चलेगा, और जब मार्केट में जाएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, और दूसरा इसके एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, उस प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी वीडियोस आप टीचर्स डाल रहे हैं आप उसको थोड़ा पढ़ते रहें, देखते रहें। 1 घंटे में आपकी 1 दिन की सारी वीडियो मुझे लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए। अरे 1.5 घंटा लगे, सुबह 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा करते हैं तो सारे वीडियो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।